जब तकरीबन 1 माह गुजर गया तो रिचर्ड कुछ बेचैन होने लगा। उसने मुझसे कहा, तुम्हारा दोस्त बिल्कुल खामोश होकर बैठ गया है। यूं लगता है जैसे उसे अपनी ये कार्रवाई महंगी पड़ी हो और अब वो तुम्हारे लिए कुछ करने की हिम्मत न रखता हो। मैंने कहा, क्या कहा जा सकता है? वो बोला, हाँ, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। मकसद ये है मेरा कि किसी और पर भरोसा करने से क्या हासिल। यहाँ कुछ कैदी फरार की मंसूबाबंदी कर रहे हैं, उनमें से चंद से मेरी शिनासाई भी हो गई है। अगर तुम चाहो तो मैं उस मंसूबे को आगे बढ़ाने में उनका साथी बन जाऊं। मैंने पूछा, मंसूबा क्या है? उसने कहा, वो लोग अपने तौर पर तमाम कार्रवाइयां तकरीबन मुकम्मल कर चुके हैं। उन्होंने फैसला किया है कि रात के वक्त जेल में नकब लगाकर यहाँ से फरार हो जाने की कोशिश करेंगे। इस सिलसिले में उन्होंने चंद लोगों को रिश्वत देकर अपने साथ मिला लिया है, जिनमें एक इलेक्ट्रिशियन है जो जेल के बाहर लगे हुए ट्रांसफार्मर की बिजली बंद कर देगा। मेरे जिम्मे ये काम लगाना चाहते हैं कि गिरजा के सामने मुतय्यन संतरियों को खरीद लूं। हर चंद की ये मुश्किल काम है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बहरहाल अगर तुम चाहो तो मैं इस सिलसिले में कार्रवाई करूं। मैंने कहा, और अगर मैं तुम्हारी इस कार्रवाई में शरीक न होना चाहूं रिचर्ड तो? वो बोला, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ खामोश बैठा रहूंगा। मैंने कहा, मेरे दोस्त वासुदेव हमारे और तुम्हारे दरमियान से चला गया, मैं या तुम उसे जाने से नहीं रोक सके। क्या यह मुमकिन नहीं होगा रिचर्ड कि तुम अपने तौर पर इस मर्तबा फरार की कोशिश कर लो और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो? रिचर्ड बोला, देखो खान, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, तुम मेरे हम मजहब भी नहीं हो, लेकिन हम लोग बहुत छोटे दिल के मालिक होते हैं। जिंदगी हमने किसी अंदाज में गुजारी हो, जाहिर है हमें बुराइयों की सजा मिल रही है, लेकिन जब ऐसे हालात में हम दोस्त बन जाते हैं तो फिर दिल में यही ख्वाहिश होती है कि कम से कम ये दोस्ती तो निभा दी जाए। अगर तुम इस सिलसिले में तैयार नहीं हो तो मैं भी तुम्हारे साथ इसी जेल में सड़ता रहूंगा उस वक्त तक जब तक मौत ना आ जाए। मैं रिचर्ड की बातों से बहुत मुतासिर हुआ। मैंने उसे कहा कि अगर वो इस कार्रवाई में हिस्सा लेना चाहता है तो मैं तैयार हूँ। चुनांचे रिचर्ड ने अपने दोस्तों से हम दोनों के नाम भी उस फरार की कोशिश में शामिल कर लेने की बात कर ली। उस मंसूबे की इब्तिदाई तैयारियों ही में काफी दिन लग गए थे। रिचर्ड और दूसरे तमाम लोग अपने अपने काम में मसरूफ थे। रिचर्ड ने गिरजा के करीब मुतय्यन सिपाही से रस्म राह पैदा कर ली थी और उससे कुछ चीजें भी हासिल कर ली थी। इब्तिदाई तैयारियों के तौर पर हमने एक छोटी सी आरी की मदद से अपने पिंजरे की सलाखें काटना शुरू कर दी। दूसरों तक उस आवाज को जाने से रोकने के लिए हमारा एक साथी पागल बन गया था और उमूमन जुनून के आलम में वो खाली डिब्बे वगैरह बजाता रहता था। ये डिब्बे इसलिए बजाए जाते थे कि आवाजें बाहर न जा सकें। कैदियों और जेल के अमले ने उसे रोकने की बहुत कोशिशें की थी, मगर वो अपनी हट से बाज न आया। यहाँ तक कि वो वक्त आ गया जब हमें अपनी तैयारियां मुकम्मल करके फरार के मंसूबे पर अमल करना था। रात गहरी तारीकी थी, लेकिन सर्च टावरों पर लगी हुई रोशनियां अपने काम में मसरूफ थीं। हमारे लिए तमाम इंतजामात हो चुके थे। कैदियों का एक पूरा जत्था फरार के लिए तैयार था। जिस संतरी का यहाँ पहरा था उसे रिश्वत देकर इस बात के लिए तैयार कर लिया गया था कि वो हमसे चश्मपोशी करेगा, लेकिन संतरी ने कहा था कि 3 अफराद फरार होने की कोशिश करें, क्योंकि बैक वक्त अगर बहुत सारे आदमी बाहर निकले तो दूसरे इलाके पर मुतय्यन संतरियों को उसकी इत्तला हो जाएगी। चुनांचे सबसे पहले मैं, रिचर्ड और यूगोस्लाविया का एक शहरी जॉन माथरो फरार के लिए तैयार हो गए। मुकर्रर रात को ठीक वक्त पर इलेक्ट्रिशियन ने अपना काम दिखाया और जेल की बत्तियां गुल हो गईं। हमने सलाखें पहले ही काट कर तैयार कर रखी थी और इस अंदाज में उन्हें अपनी जगह रहने दिया था कि बाहर से ये अंदाजा न हो कि सलाखें कटी हुई हैं। चुनांचे चंद ही लम्हों के अंदर अंदर हमने अपने पिंजरे की सलाखें बाहर की समत मोड़ी और एक एक करके बाहर निकल आए। जॉन माथरो ने रस्सा छत पर फेंका और उसकी मदद से ऊपर चढ़ने लगा। फिर वो उछलकर 4 दीवारी पर पहुंच गया। उसके बाद मेरा नंबर था। 4 दीवारी पर पहुंचकर मैं रिचर्ड का इंतजार करने लगा। हर तरफ घुप अंधेरा था। दफतन मुझे महसूस हुआ कि एक हाथ मेरी तरफ बढ़ रहा है। फिर किसी के कराहने की आवाज आई। खतरे की बू सूंघते ही मैंने थोड़ा सा आगे झुककर वो हाथ थाम लिया। यूं लगा जैसे रिचर्ड खारदार तारों में उलझ गया है। मैंने उसे जिस कदर अपनी तरफ खींचा वो बेचारा उसी कदर कुलबुलाने लगा। कांटे उसके जिस्म को लहूलुहान कर रहे थे। हम दोनों ने इंतहाई कोशिश करके उसे ऊपर खींच लिया, लेकिन रिचर्ड के ऊपर पहुंचते ही शायद दूसरे सर्च टावरों पर मुतय्यन संतरियों को शुबा हो गया। चुनांचे उन्होंने हम पर फायर खोल दिया। रोशनी न होने की वजह से उन्हें निशाना दिखाई न दे रहा था। हम वक्ती तौर पर महफूज थे। नीचे भी शदीद तारीकी फैली हुई थी और हमें अंदाजा नहीं था कि जिस मकाम से हम कूदने वाले हैं उसकी बुलंदी कितनी है। फायरिंग का रुख उस तरफ भी हो सकता था, इसलिए उससे बचने के लिए हमने छलांगे लगाईं। नतीजा जाहिर हो गया। हमारे साथी माथरू की दोनों टांगें टूट गईं। मैं भी अपने पांव पर खड़ा न हो सका।
टखनों में शदीद चोट आई थी और रिचर्ड के बारे में मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि उसकी क्या कैफियत थी, लेकिन वो भी कोशिश के बावजूद अपनी कराहें न रोक सका था। मैंने उठने की कोशिश की तो अंदाजा हुआ कि दोनों टखने मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं हैं। या तो उनकी हड्डियां टूट चुकी हैं या फिर वो इस तरह मुड़ गए थे कि अब मेरा अपने पैरों पर खड़ा होना मुमकिन न था। मेरे नजदीक ही जॉन माथ्रो बेहोश पड़ा था और रिचर्ड अपने बदन को घसीट घसीट कर मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस कोशिश में उसे कामयाबी नहीं हो रही थी। हम अपनी टांगें और घुटने तुड़वाए जेल की चार दीवारी के बाहर सड़क पर पड़े कराह रहे थे और राइफल की आवाज गूंज रही थी। मुहाफिज चारों तरफ भाग दौड़ कर रहे थे। बिलाखिर चंद अफराद हमारे सरों पर भी आ पहुंचे। अगर वो इस कदर फुर्ती न भी दिखाते तब भी हम बचकर कहाँ जाते। उठने की तो सकत भी नहीं थी। रह रह कर दर्द की टीसें उठ रही थी। महसूस होता था कि रूह जिस्म से खिंच रही है। राइफलों की संगीनें हमारे बदन पर आ टिकीं और इलेक्ट्रिक टॉर्च की रोशनी ने पूरे माहौल को बकाए नूर बना दिया। मैं साकित जामिद आंखें बंद किए पड़ा हुआ था, मगर जेल के मुहाफिज भागने वालों को बेहोशी के आलम में भी माफ नहीं कर सकते थे। एक कोड़ा मेरी पीठ पर पड़ा और मैं दर्द की शिद्दत से बिलबिला उठा। मैंने फुर्ती से उठने की कोशिश की, लेकिन कराहों के अलावा हलक से कोई आवाज नहीं निकली थी। रिचर्ड भी उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पा रहा था। तब जेल के मुहाफिजों ने हमें बाजुओं से पकड़कर टांग लिया। वो राइफलों के बट हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर मार रहे थे। मेरे सर से खून बहने लगा। फायरिंग का शोर अब भी गूंज रहा था, लेकिन रोशनी नहीं रही थी। फिर शायद कुछ लोग ट्रांसफार्मर के करीब पहुंच गए और उसकी खराबी दूर करने की कोशिश करने लगे। इलेक्ट्रिक टॉर्चों की रोशनियों ने ट्रांसफार्मर की उस खराबी को दरियाफ्त कर ही लिया और थोड़ी देर के बाद वहां रोशनी हो गई। ये रोशनी हमारी तकदीर पर स्याही के मुतरादिफ थी। पहले तो हमें रात भर एक बैरक में बंद रखा गया। मैं और रिचर्ड ही उस बैरक में थे और शदीद तकलीफ से रात भर जागते और कराहते रहे थे। यूगोस्लावी कैदी जॉन माथ्रो के बारे में हमें कुछ इल्म न हो सका, क्योंकि वो शदीद जख्मी हो गया था और गालिबन उसकी दोनों टांगें टूट गई थी। इसलिए यकीनन उसे अस्पताल ले जाया गया होगा या फिर किसी ऐसी जगह जहां उसे मरने में आसानी हो। हमसे कोई बास पुर्स नहीं की गई। दूसरी सुबह भी हम कच्ची ईंटों के बने हुए उस नए कैद खाने में वक्त गुजारते रहे। किसी ने हमारे जख्मों की तरफ तवज्जो न दी थी। पैरों के बारे में ये अंदाजा नहीं था कि उनकी क्या हालत हो गई है। टीसें उठ रही थीं, लेकिन इस बात की किसी ने परवाह न की और एक बार फिर हमें ब्लैक होल पहुंचा दिया गया। 10 दिन रोटी और पानी के बगैर हमें ब्लैक होल में बंद रखा गया। इस दौरान में भी किसी ने हमारे जख्मों की तरफ तवज्जो न दी। हमारी हालत खराब से खराब तर होती जा रही थी, लेकिन वक्त सबसे बड़ा मरहम है और सबसे बड़ा इलाज भी। इसका अंदाजा ब्लैक होल में रहकर हुआ। टांगों की तकलीफ तीसरे चौथे रोज से कम होने लगी और उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता उठने बैठने के काबिल होते गए। रिचर्ड को भी मेरे साथ उसी जगह रखा गया था, इसलिए बातें करते हुए हम वक्त गुजार लेते। लेकिन भूख और प्यास ने चंद ही रोज के अंदर अंदर हमारा हाल बुरा कर दिया। फिर तकरीबन 11वें दिन हमें वहां से निकाला गया और खाने पीने के लिए दिया गया। इससे जरा सी बदन में जान आई, लेकिन हालत फिर भी न सुधरी। चुनांचे मजीद 2 दिन आराम करने की मोहलत देने के बाद हमें जेल की अदालत में पेश कर दिया गया, जहां ग्राहम का नामो निशान न था। ग्राहम की गैर मौजूदगी इस बात का एहसास दिलाती थी कि हमारी तकदीर इस बार हम पर मेहरबान नहीं है। जो लोग हमारे मुकदमे की समाअत करने के लिए बैठे थे वो इंतहाई खूंखार चेहरों के मालिक थे। चंद अफराद ने हमारे फरार के बारे में तफसीलात बताईं और हमें यह सुनकर ताज्जुब हुआ कि सिर्फ हम तीनों ही फरार के मुजरिम तस्लीम किए गए थे। दूसरे जिन लोगों ने हमारे बाद फरार का मंसूबा बनाया था वो अपनी जगह से निकल ही नहीं पाए थे। इस तरह वो महफूज रहे थे और उनके ऊपर ये फर्द जुर्म आयद ना हो सकी कि वो भी फरार होने वालों में शामिल थे। जॉन माथ्रू ही इस मुकदमे में शरीक न था। पता नहीं बेचारा जिंदा था या मर गया। वैसे अगर जिंदा होता तो यकीनी तौर पर हमारे साथ उस अदालत में पेश किया जाता। उसके बारे में कोई तफसील सामने नहीं आई थी, सिवाय इसके कि फरार होने वालों में 3 आदमियों का जिक्र किया गया था और ये तीसरा आदमी कमराए अदालत में मौजूद नहीं था। एक खूंखार शक्ल के खतरनाक से आदमी ने तमाम तफसीलात सुनने के बाद कहा, गोया ये दोनों दोबारा भागने की कोशिश कर चुके हैं और दोनों बार इनका एक एक आदमी मारा गया है। ये अल्फाज जॉन माथ्रू की मौत की तस्दीक कर रहे थे। मैं एक ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया। मुझसे इस सिलसिले में बेशुमार सवालात किए गए और मैंने उनके मुनासिब जवाब दिए। तब हमारे बारे में फैसला किया गया कि हमें ग्रेवाइल के सेक्शन नंबर 8 में तब्दील किया जाए। ग्रेवाइल और सेक्शन नंबर 8 दोनों मेरे और रिचर्ड के लिए अजनबी नाम थे। इससे पहले हमने उसके बारे में कुछ नहीं सुना था, लेकिन यकीनी तौर पर ये कोई ऐसी जगह होगी जो आइदोश के उस कैद खाने से ज्यादा खतरनाक हो, क्योंकि हमें फरार के जुर्म की सजा के तौर पर वहां भेजा जा रहा था।
عدالتی کارروائی ختم ہو گئی اور اس بار ہمیں ایک دوسرے پنجرے میں پہنچا دیا گیا۔ اس پنجرے میں ہمارے وہ ساتھی نہیں تھے جو ہمارے ساتھ فرار کا منصوبہ بنا چکے تھے۔ ویسے یہ ان بیچاروں کے حق میں بہتر ہی ہوا، ورنہ ممکن تھا کہ ہماری وجہ سے ان کی کارروائی بھی جیل کے حکام کے علم میں آ جاتی۔ میرے اپنے ذہن میں ابھی تک اس قسم کے خیالات برقرار تھے، جبکہ میں نے محسوس کیا تھا کہ جہاں قید خانے میں موجود قیدی کسی بھی شخص کے لیے بہت زیادہ سنجیدہ نہیں ہوتے۔ زندگیاں لینا اور زندگیاں دینا ان لوگوں کے لیے بڑے معمولی کام تھے جن کا مظاہرہ اکثر ہوتا رہتا تھا۔ میں پہلے بھی اس کا تذکرہ کر چکا ہوں کہ یہاں موجود قیدی ہر قسم کے انسانی جذبات سے عاری تھے۔ سامان فروخت کرنے والوں کو جب بھی موقع ملتا پکڑ کر قابو میں کرتے اور انہیں ہلاک کر کے ان کا سامان لوٹ لیا کرتے۔ ایسے واقعات یہاں عام ہوتے تھے اور ان واقعات کے نتیجے میں جو سزائیں دی جاتی تھیں وہ بھی غالباً جیل کے حکام کے لیے کوئی اہم حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ ان میں بہت زیادہ نفرت یا غصے کا جذبہ بیدار نہیں ہوتا تھا، کیونکہ قیدیوں سے اس کے علاوہ وہ کسی اور چیز کی توقع کہاں رکھتے تھے۔ مجھے اگر کبھی حیرت ہوتی تھی تو اولیو ہارورڈ کے رویے پر۔ وہ مجھے ان لوگوں کے حوالے کر کے اس طرح لا تعلق ہو گیا کہ یقین نہیں آتا تھا، جبکہ وہ میری گرفتاری کے سلسلے میں بہت زیادہ مضطرب تھا اور اس نے میرا پیچھا لندن اور اس کے بعد یہاں تک نہیں چھوڑا تھا۔ ان حالات میں یہ بات قابل حیرت ضرور تھی کہ آخر اس نے مجھے نظر انداز کیوں کر دیا، یا پھر ممکن ہے اس نے سوچا ہو کہ میں انہی قید خانوں میں مر کھپ جاؤں گا، مگر اس طرح اس کے ان الفاظ کی تردید بھی ہوتی تھی جو اس نے مجھ سے کہے تھے، وہ یہ کہ امریکی یہودیوں کے سامنے مجھے پیش کر کے وہ اپنے وقار میں اضافہ کر لے گا۔ باہر طور اس کا رویہ سمجھ میں آنے والا نہیں تھا، ممکن ہے ایسی کسی مصروفیت میں پڑ گیا ہو کہ میری طرف توجہ نہ دے سکا ہوں، لیکن آئے دوش کے ان قید خانوں میں کسی ایک آدمی کی زندگی محفوظ رکھنا ایک ناممکن عمل تھا، اور اگر وہ میری ذات سے کوئی ایسا فائدہ اٹھانے کا خواہاں تھا جو اس کے وقار کو بلند کرے تو اسے مجھے یہاں چھوڑ کر بھول نہیں جانا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ اس کا مسئلہ تھا اور میں اس کے ذہن کو پڑھ نہیں سکتا تھا، اس کے بارے میں کچھ جان بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ بقیہ 2 دن ہم نے وہاں موجود لوگوں سے اس نئے قید خانے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں صرف کر دیے۔ گریوائل اور سیکشن نمبر 8، یہ دونوں نام ہمارے لیے بڑے تعجب خیز تھے، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ دوسرے لوگ بھی ان کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتے تھے۔ میری آنکھیں ہر وقت گراہم کو تلاش کرتی رہتی تھیں، لیکن اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ گراہم اس قید خانے میں موجود نہیں، اسے یا تو کسی دوسری جگہ تبدیل کر دیا گیا تھا یا پھر وہ لمبی چھٹی پر چلا گیا تھا۔ تیسرے دن بالآخر ہمیں گریوائل کے سیکشن نمبر 8 کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ ہم ذہنوں میں بڑا تجسس لیے ہوئے اسٹیمر کے ذریعے سفر کر رہے تھے۔ ایک چھوٹا سا اسٹیمر تھا اور ہمیں اس تک لانے کے لیے ایک بند گاڑی میں تقریباً 1.5 گھنٹے تک کا سفر کروایا گیا۔ میرے اندازے کے مطابق ہم نے تقریباً 60-70 میل کا سفر کیا تھا۔ اسٹیمر کا سفر بھی تقریباً 1.5 دن یا اس سے کچھ زیادہ دیر جاری رہا، اور اس کے بعد ہمیں ایک جزیرے پر اتار دیا گیا۔ چھوٹا سا جزیرہ بظاہر سرسبز نظر آ رہا تھا۔ یہ انتہائی شمال میں ہواؤں اور لہروں کی سیدھ میں واقع تھا۔ کنارہ سطح سمندر کے برابر، اور کچھ دور آگے جا کر زمین بتدریج بلند ہوتی گئی۔ سب سے پہلے محافظوں کا بلاک تھا، پھر ایک بلاک قیدیوں کے لیے مخصوص تھا۔ یہاں کس قسم کے قیدی رکھے جاتے تھے اس کے بارے میں ہمیں کوئی اندازہ نہیں تھا، لیکن جب ہم نے ان کی شکلیں دیکھیں تو یہ اندازہ لگانے میں دقت پیش نہیں آئی کہ وہ سب انسان نما درندے یا درندے نما انسان تھے۔ چہرے جھاڑ جھنکار، کرخت آنکھیں، لال انگارہ، کوئی بھی چہرہ ایسا نہیں تھا جس پر نرمی کی جھلک ہوتی۔ رچرڈ نے انہیں دیکھ کر جھرجھری لیتے ہوئے کہا، یہ تو سب قاتل بھیڑیے نظر آتے ہیں، میرا خیال ہے یہاں ذرا محتاط رہنا ہوگا۔ دراصل ان لوگوں نے ہمیں ذرا بڑی سطح کا قیدی سمجھ لیا ہے، اور ان کا خیال ہے کہ ہم ان لوگوں کے درمیان بآسانی زندگی گزار سکیں گے۔ میں نے کہا، میں بھی یہ محسوس کر رہا ہوں۔ ویسے تم نے سنتریوں کو دیکھا، ان کے چہرے بھی کم خونخوار نہیں ہیں۔ ظاہر ہے درندوں کے نگران درندے ہی ہو سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے کام سے کام رکھیں اور دیکھیں ہمارا یہ نیا قید خانہ ہمارے لیے کیا چیز ثابت ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر تک ہم دونوں خاموش رہے، پھر میں نے کہا، رچرڈ، کیا تم اس زندگی سے عاجز نہیں آ گئے؟ کیا تمہارے ذہن میں یہ تصور پیدا نہیں ہوتا کہ موت یا فرار؟ وہ بولا، پیدا ہوتا ہے خان، اور اب میں اس پر عمل کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ دراصل شاید ہم ابتدا ہی سے غلط راستوں پر پڑ گئے۔ میں نے آئیدوش کے اس قید خانے کے بارے میں بڑی تفصیلات سنی تھیں، اور مجھے پتہ چلا تھا کہ وہاں اگر ہوشیاری سے کام لیا جائے تو فرار ہونے کے مواقع مل ہی جاتے ہیں۔ اس کے لیے بہتر یہ تھا کہ ہم وہاں کچھ عرصے نہایت سکون سے وقت گزارتے اور اپنے پاس پیسے جمع کرتے۔ تم نے دیکھا ہوگا وہاں رشوت لے کر ہر طرح کام ہو جاتا ہے،
इस तरह हमें चाहिए था कि एक बड़ी रकम फरार के लिए हासिल करते और फिर किसी ऐसे आदमी को इस मंसूबे का शरीकेकार बनाते जो वहां के मुहाफिजों में से होता। मेरे ख्याल में मिस्टर ग्राहम ने हमारे लिए मुखलिसाना कोशिश तो जरूर की थी, लेकिन वो खुद इन हालात से अच्छी तरह वाकिफ नहीं थे, इसलिए हम भी नाकाम रहे और वो भी। मैंने कहा हाँ ठीक है, बाहर कैफ जो होना था वो हो चुका, अब सवाल पैदा होता है कि यहाँ क्या किया जाए। वो बोला फौरी तौर पर तो कुछ भी नहीं किया जा सकता, अभी तो हमें यहाँ के कवायद भी मालूम नहीं। मैंने कहा तमाम कैद खानों के कवायद यकसा होते हैं मेरे दोस्त, उनमें भला क्या तब्दीली हो सकती है। रिचर्ड बोला फिर भी ये जगह हमारे लिए अजनबी है। मैंने कहा हाँ, फौरी तौर पर तो कुछ सोचना भी हिमाकत है। इस अजनबी जगह और अजनबी लोगों से पूरी तरह वाकफियत हासिल करनी होगी, उसके बाद ही कोई फैसला किया जा सकता है। रिचर्ड खामोश हो गया। सूरज निकल आया था, ब्लॉक में चहल पहल शुरू हो गई थी। हमारी बैरक का दरवाजा खुला हुआ था, गालिबन कोई आकर हमें देख गया था। वैसे भी उस दरवाजे को अंदर से बंद करने के कोई इंतजामात नहीं थे, बस वो लोग बाहर ही से दरवाजे में ताला डाल दिया करते थे, या शायद न डालते हों। उन्हें इत्मीनान था कि अगर बैरक के दरवाजे बंद न भी किए जाएं तब भी कैदियों के भागने के लिए रास्ते नहीं हैं। ये हकीकत थी भी। जजीरे के साहिलों तक पहुंचे बगैर कैदियों के फरार का सवाल ही पैदा नहीं होता था। सामने बल्कि चारों तरफ बेकरां समंदर था, जिसकी खौफनाक लहरों का शोर ब्लॉक में बनी हुई बैरकों में गूंजता रहता। कौन था जो उन लहरों के जरिए अपनी जिंदगी मौत के हवाले करने को तैयार हो जाता। चुनाचे मुहाफिज कम से कम इस सिलसिले में मुतमईन होंगे कि खतरनाक तरीन कैदी भी जबरदस्त तैयारियों के बगैर यहाँ से फरार नहीं हो सकते। मैं और रिचर्ड चंद लम्हों तक बाहर की सुनगुन लेते रहे। फिर रिचर्ड ने कहा आओ जरा बाहर के मनाजिर देखें। यकीनन हमें खतरनाक तरीन कैदी समझकर आयदूश से यहाँ भेजा गया है, तो यहाँ मौजूद लोग भी मामूली नहीं होंगे। मैं कोई जवाब दिए बगैर उठा और रिचर्ड के साथ बाहर निकल आया, लेकिन हमने दरवाजे से बाहर कदम रखा ही था कि ठिठक गए। 5 आदमी हमारी उस बैरक के ऐन सामने खड़े हुए थे और ये मकामी मुहाफिज ही थे। इनमें एक बहुत ही तवीलुल कामत शख्स था जिसका सर गठा हुआ था और मूछें राजपूतों की तरह बड़ी बड़ी और नोकीली थी। उस शख्स के बदन पर मखसूस किस्म का कसा हुआ लिबास था। कमर में एक चौड़ी चमड़े की बेल्ट बंधी हुई थी। वो 5 शायद अभी आकर बैरक के सामने खड़े ही हुए थे और हमारी बैरक की ही जानिब मुतवज्जे थे। मैंने एक तायराना निगाह अतराफ पर डाली। कैदी अपनी अपनी बैरकों से निकलकर बाहर आ बैठे। उनके हाथों में चाय के मग थे और वो आपस में गुफ्तशुनीद कर रहे थे। मैं एक निगाह अहाते पर डालने के बाद फिर उन 5 मुहाफिजों की तरफ देखने लगा। तवीलुल कामत आदमी अपने बाकी 4 साथियों से चंद कदम आगे बढ़ाया। फिर उसने गुर्राती हुई आवाज में कहा ए सुरमाओ, नीचे आओ। उसकी आवाज में दुरुस्ती और करख्तगी थी। मैं और रिचर्ड अपने फैसले के तहत खामोशी से नीचे उतर आए। जब हम उस तवीलुल कामत शख्स से चंद कदम के फासले पर रह गए तो उसने आगे बढ़कर रिचर्ड का गिरबान अपने चौड़े हाथ से पकड़ लिया और उसके बाद अपनी भरपूर कुव्वत का मुजाहरा करते हुए उसे जमीन से तकरीबन 8 इंच ऊपर उठा लिया। उसने गुर्राती हुई आवाज में कहा यहाँ आने वाले पहले अपने आप को इसका अहल साबित करते हैं कि वो यहाँ रहने के काबिल हैं या नहीं। मगर वो अपने आप को उसका अहल नहीं साबित कर सकते तो फिर यहाँ उनके लिए हमने एक चौड़ा गड्ढा तैयार कर रखा है जिसकी गहराई तकरीबन 20 फुट है और जिसकी तह समंदर से जा मिलती है। हम उन लोगों को उठाकर उस गड्ढे में डाल देते हैं। समंदर के नीचे मुस्तकिल रहने वाली मछलियाँ उन्हें कैद के अजाब से निजात दिला देती हैं और हमें उनकी परवरिश के अजाब से। समझे? सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ सुबह उठने का वक्त वो है जब सूरज सर उभारता है। ये तुम्हारी माँ का घर नहीं है कि इत्मीनान से नींद पूरी करके जागो। सुबह उस वक्त जागना होगा जब सूरज पूरी तरह नहीं निकल पाता और उसके बाद अहाते में बैठकर हाजिरी लगवानी होगी। फिर जो कुछ भी खाने पीने को मिले उसे खाकर काम पर रवाना होना पड़ेगा। बोलो क्या तुम गड्ढे में जाना पसंद करते हो? तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।